यू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल KR स्टडी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का हिंदी क्षितिज का चैप्टर 5th, ठीक है, जिसका नाम है नाना साहेब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। ठीक है, नाना साहेब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे जो कि क्लास 9th का है। और जो इसकी लेखिका हैं, सबसे पहले हम उनके बारे में पढ़ेंगे, जो है चपला देवी जी। चलिए शुरू करते हैं। तो इसकी जो लेखिका है इस पाठ की, वो है चपला देवी जी। ठीक है, हम इनके बारे में पढ़ते हैं। द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आजादी के आंदोलन को गति दी। उनमें से एक लेखिका चपला देवी भी रही। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं, चपला देवी भी उन्हीं में से एक है। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधु पंत नाना साहेब की पुत्री बालिका मैना आजादी की नन्ही सिपाही थी, जिसे अंग्रेजों ने जलाकर मार डाला। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें जो चपला देवी हैं उनके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई, क्योंकि वो स्वतंत्रता आंदोलन में जो है उन्होंने भाग लिया, जिसकी वजह से उनके बारे में ज़्यादा यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार की जानकारी जो है वो नहीं मिल पाई है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इसलिए उनके बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है। यहाँ पर अब हम पढ़ते हैं मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाए, इसलिए इस गद्य रचना को मुद्रण और वर्तनी में बिना किसी परिवर्तन के अविकल प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो है हमें चैप्टर के बारे में थोड़ा सा कुछ बताया गया है, जिसे हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर जो है मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी जो रक्षा है, ठीक है, उसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपने जो है प्राण न्यौछावर करे। अपने जीवन का उत्कर्ष सिर्फ हमारे गौरव और हमारे सम्मान के लिए उन्होंने अपने जो प्राण है वो न्यौछावर कर दिए देश के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है तो उस गौरवशाली लेकिन विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के लिए ये जो है हम इस रचना को हिंदू पंच में डाला गया है। हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। हिंदी गद्य में जो प्रारंभिक रूप से जो विद्यार्थी हैं, ताकि वो इस बारे में जान पाएं, इसीलिए इस कविता को यहाँ पर डाला गया है। इस चैप्टर को, ठीक है, जो नाना साहेब की पुत्री थी देवी मैना, उनके बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है। इसीलिए बताया गया है ताकि आप विद्यार्थियों को पता चल सके, उनके बारे में हम जान सकें। ठीक है, अब जो है हम यहाँ पर चैप्टर शुरू करते हैं। नाना साहेब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर जो नाना साहेब हैं तो उनकी जो पुत्री होती है, ठीक है, मैना, उसको जो है अंग्रेज़ों द्वारा जब मार दिया जाता है जलाकर, तो उसके ऊपर ये कहानी है। ठीक है, हम इसे पढ़ लेते हैं। सन 1857 ईस्वी में जो एक विद्रोही नेता थे धुंधु पंत नाना साहेब, जब वो कानपुर में असफल हो गए, तो उसके बाद वो जब वहाँ से कानपुर से भागने लगी, तो वो जल्दी जल्दी में अपनी पुत्री को ही वहाँ से ले जाना भूल जाते हैं। ठीक है, जिसके बाद क्या होता है, जो देवी मैना होती हैं वो पिता के महल में रहती थी, बिठूर में, पिता के महल में। बिठूर यहाँ पर एक जगह का नाम है। तो वो जो है महल में रहती थी, लेकिन जब वो जो हैं, जो मैना देवी हैं, वो पकड़ी जाती हैं, तो उसके बाद जो अंग्रेज़ थे उन्होंने बड़ी बेरहमी से जो उस निरपराध, यानी कि जिसका कोई अपराध नहीं था, उस बेचारी मैना देवी को आग में जला दिया। ठीक है, अग्नि में भस्म कर दिया गया उन्हें। उसका जो रोमांचकारी वर्णन, यानी कि उनका जो एक पत्थर की तरह उनका हृदय था, ठीक है, उनका
पत्थर दिल एक बार भी नहीं पिघला उस बेचारी बच्ची को देखकर। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद हमें बताया गया कि कानपुर में जब भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल जब बिठूर की ओर गया, मैंने आपको बताया बिठूर एक गांव एक शहर है कानपुर में। ठीक है, कानपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में आता है। बिठूर में नाना साहेब का राजमहल जो था वो लूट लिया गया था, लेकिन वहां पर कोई ज़्यादा संपत्ति अंग्रेजों को नहीं मिली। इसके बाद जो अंग्रेज थे उन्होंने वहां पर तोप के गोले जो हैं उस महल को भस्म कर देने के लिए वहां पर तोप के गोले लगाए गए। ठीक है, सैनिक दल ने जब वहां पर जो तोपें लगाई तो जब ही एक बहुत सुंदर सी लड़की बालिका वहां पर आती है और जो अंग्रेज सेनापति होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है कि ये कहाँ से आ गई, क्योंकि जब उन्होंने महल लूटा तब उन्हें वह बालिका कहीं भी नज़र नहीं आई थी। उस बालिका ने बरामदे में आकर जब वो खड़ी हो जाती है तो वो अंग्रेज सेनापति से कहती है कि तुम जो है यहाँ पर गोले मत बरसाना। ठीक है, गोले बरसाने के लिए वो मना करती है जो अंग्रेज सेनापति होते हैं उनसे। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा करुणापूर्ण मुख और अल्प व्यस्त देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई, यानी कि वो बहुत ज़्यादा इतनी स्वीटनेस के साथ कह रही थी, इतने प्यार से और बहुत ज़्यादा एकदम दया जैसे चेहरा करके वो जो है कह रही थी, तो जिसे देखकर कि सेनापति को भी उस पर दया आ जाती है। सेनापति उससे पूछता है कि क्या चाहती है। बालिका जो है वो शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर देती है, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे? सेनापति, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है? ठीक है, बालिका कहती है आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है? सेनापति, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहेब का वास स्थान था, सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। बालिका, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है? मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। बालिका जो है ऐसा कह देती है कि आपका इस घर से, इस महल से क्या दुश्मनी है? इस महल ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, प्लीज़ आप इस महल की रक्षा कीजिए। उसके बाद जो सेनापति होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। वो अपना दुख प्रकट करते हुए कहते हैं कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। वो कहते हैं कि ये मेरा काम है, मेरा कर्तव्य है और मैं अपने कर्तव्य की वजह से ही मुझे यह घर जो है गिराना होगा। उसके बाद जो सेनापति है जब उसे काफ़ी ज़्यादा दुख होता है तो वो अपना बताता है कि हाँ भाई ये मेरा कर्तव्य है। तो उस पर जो बालिका होती है वो अपना परिचय देते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ आप जनरल हे हैं। हे यहाँ पर जो जनरल है उसका नाम है जो सेनापति है, ठीक है, हे। और आपकी जो प्यारी कन्या है मेरी, वो मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त थी और हम में जो है काफ़ी ज़्यादा प्यार था पहले। ठीक है, पहले जो है हम आपस में मिलते भी थे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन और आप भी जो है हमारे घर काफ़ी ज़्यादा आते थे और आप मुझे अपनी पुत्री की तरह ही प्यार करते थे। लेकिन अब जो है मुझे पता चल गया है कि आप जो है उन बातों को भूल गए हैं और जब मेरी की जो मृत्यु हो जाती है तो मेरी की मृत्यु से जो मैना है वो बताती, मतलब जो वहाँ पर कन्या है वो बताती हैं कि मेरी की मृत्यु हुई, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उसकी एक जो चिट्ठी है वो मेरे पास अभी तक भी है। तो ये सब सुनकर जो सेनापति होते हैं उनके होश उड़ जाते हैं और उन्हें जो है बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है। फिर वो जो है उस बालिका को पहचानते हैं और कहते हैं कि अरे यह तो नाना साहिब की कन्या मैना है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर वो बताते हैं कि सेनापति हे जो हैं वो कुछ देर बाद जो है बोलते हैं कि हाँ मैंने तुम्हें पहचाना, तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचरी हो। सहचरी यानी कि सहेली, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा। ठीक है, ऐसा जो सेनापति हैं वो कुछ कहते हैं, मतलब हैं वो कहते हैं। तो उसी समय जो है वहाँ पर जो प्रधान सेनापति होता है जनरल आउटरम, ठीक है, वो वहाँ पर आते हैं और उन्होंने जब बिगड़कर सेनापति हे से कहा, यानी कि थोड़ा गुस्से में, कि नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया, तो सेनापति हे जो हैं वो कहते हैं बड़े ही प्यार से कि मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है?
उसके बाद जो आउटरम होते हैं, जो जो हमारे यहाँ पर हमें बताया गया कि जो जनरल होते हैं, सेनापति जनरल, ठीक है, वो कहते हैं, जो आउटरम है वो कहते हैं कि गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं। नाना साहेब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है। नाना के वंश या महल पर महल पर दया दिखाना असंभव है। सेनापति हे जो है वो कहते हैं तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल को इस विषय का एक तार देना चाहिए। आउटरम, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। जो सेनापति, उसके बाद ये सब सुनने के बाद जो सेनापति होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। उसके बाद वो जनरल आउटरम से कहते हैं कि नाना का महल जो है मतलब फिर से घेर लिया जाता है। महल का जो फाटक है वो तोड़कर अंग्रेज जो सिपाही होते हैं वो अंदर घुस जाते हैं और मैना को खोजने लगते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात होती है कि मैना पूरे महल में कहीं नहीं होती है। पूरा महल ढूंढ लिया जाता है, उसका कोना कोना ढूंढ लिया जाता है, लेकिन उनको जो मैना है, नाना साहेब की बेटी है, वो कहीं पुत्री कहीं पर नहीं मिलती है। उसी दिन जब शाम हो जाती है, शाम का समय होता है, तो जो लॉर्ड कैनिंग है उनका एक तार आता है, तार यानी कि एक संदेश आता है, जिसका आशय कुछ इस प्रकार था। लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, इसलिए वहां की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी क्षण क्रूर जनरल आउटरम की आज्ञा से नाना साहेब के सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे। घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब वहां पर एक संदेश आता है तो उसमें लिखा होता है कि जो लंदन के मंत्रिमंडल हैं वो चाहते हैं कि जो नाना का मतलब जो नाना साहेब हैं उनका एक एक चीज उनकी मिटा दी जाए, उनका महल, बेटी, उनकी किसी भी चीज को छोड़ा ना जाए, और उसकी आज्ञा के बाद वहां पर जो है मतलब उनकी आज्ञा के विरुद्ध वहां पर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, उसी क्षण वहां पर जो क्रूर जनरल आउटरम है उनकी आज्ञा लेकर वहां पर सभी जो है राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगते हैं, और कुछ ही घंटे भर में जो है महल जो है वो पूरा मिट्टी में मिल जाता है, पूरा जो है राख हो जाता है जल के। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसी समय वहां पर जो लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स, यहाँ पर ये जो है पत्र यानी कि आप न्यूज़पेपर कह सकते हैं, अखबार वगैरह, टाइम्स जो है उसमें 6 सितंबर को एक लेख लिखा गया। बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी जिस पर संसद अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग ना भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर टॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। हे के लिए निश्चय ही यह कलंक की बात है जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया। ठीक है, यानी कि जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया, उसकी कन्या के लिए क्षमा अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर टाइम्स हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। हमारे मत से नाना के पुत्र कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहां कहीं मिले मार डाला जाए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ है उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। जैसा आपने यहाँ पर हमने पढ़ा अभी कि वहाँ पर एक जो टाइम्स पत्र है, ठीक है, उसमें ऐसा सब कुछ लिखा जाता है। तो जो हे थे सेनापति, उनकी जो उन्होंने उस कन्या पर दया खाई। ठीक है, उसमें पत्र में वो बात भी लिखी हुई थी, तो उस पर जो सभी लोग हैं वो उनको कलंक मानने लगते हैं। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर बताते हैं कि जो नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया, उसकी कन्या के लिए वहां पर क्षमा मांगी गई। ठीक है, उसकी कन्या को कैसे माफ कर दिया गया, कैसे छोड़ दिया गया जिंदा। तो वहां पर जो है सभी
अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर टाइम्स हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। हमारे मत से नाना के पुत्र कन्या अथवा अन्य कोई भी संबंधी जहाँ कहीं मिले मार डाला जाए। वहाँ पर जो है सभी को, यानी कि जो नाना से संबंध रखता हो उसे जहाँ भी कहीं वो दिखे उसे तुरंत मार दिया जाए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ है उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, सन 57 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्जवल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नावशिष्ट प्रसाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। जब वहाँ से जो पास में जनरल आउटरम की सेना भी वहाँ पर जो है ठहरी हुई थी, तो कुछ सैनिक जो है रात के समय रोने की आवाज़ सुनकर जो है उस बालिका के पास आते हैं। ठीक है, वो बालिका सिर्फ रो रही थी। सैनिकों ने उससे कई प्रश्न पूछे लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। उसके बाद जो कराल रूपधारी जनरल आउटरम है वो भी वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने जो है उसे पहचान कर, वो जो है उस बालिका को जो है पहचान जाते हैं और तुरंत बोलते हैं, ओह यह नाना की लड़की मैना है। पर वह बालिका जो है किसी और को देखती भी नहीं है और अपने चारों ओर क्या है, जब वो सैनिकों को देखकर जो है थोड़ी सी जो है डर जाती है। मतलब कि वो जो लड़की थी, नाना साहब की जो लड़की थी मैना, वो जो है अपने चारों ओर देखती है। ठीक है, और वहाँ पर जब वो देखते हैं कि वहाँ पर सब चारों ओर मेरे सैनिक हैं तो वो बिल्कुल भी डरती नहीं है। ठीक है, मुझे लगा कि शायद वो डर गई, लेकिन वो जो है बिल्कुल डरती नहीं है। और जो जनरल आउटरम होते हैं वो जो है आगे बढ़कर कहते हैं कि अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। मैना उसके मुंह की ओर देखकर आर्त स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिसमें आज मैं यहाँ जी भरकर रो लूं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, लेकिन वो जो है बहुत ज़्यादा कठोर दिल के थे जो जनरल थे। उन्होंने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी होने ना दी और उसी समय जो है मैना के हाथ में वो हथकड़ी पिराते हैं और कानपुर के किले में लाकर उसे कैद कर दिया जाता है। उस समय जो महाराष्ट्रीय इतिहासविद महादेव चिटनवीस के बाखर पत्र में छपा था, वहाँ का जो एक पत्र था बाखर, ठीक है, उसमें जो है छपा था कि कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस तरह से हमें बताया गया कि जब जो वहाँ पर जनरल होते हैं जब वो आते हैं तो वो उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं करते हैं। ठीक है, उसी समय जो मैना है उसको पकड़कर हाथ में हथकड़ी पिराकर जो है उसको कानपुर के किले में लादकर कैद कर दिया जाता है। तभी उस समय जो है महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता महादेव चिटनवीस के बाखर पत्र में छपा था कि कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। किले में उसे जो है आग से जो है जलाकर मार दिया जाता है, जो नाना साहब की पुत्री थी। ठीक है, नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। आग में उनको जलाकर जो है मतलब आग में उनको जो है जला दिया गया। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। यानी कि इतनी बहुत ज़्यादा जो आग थी, जो अग्नि थी, वो बहुत ज़्यादा तेज थी। ठीक है, भीषण आग थी एकदम, और उसमें एकदम शांत और सरल, यानी कि एकदम शांति से वो जो है जो बालिका थी वो जल जाती है। सब उसे देखते हैं और सब उसे देवी समझकर वहाँ पर प्रणाम करते हैं। ठीक है, तो यहीं पर जो हमारा चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।